नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सन्नी। खबरें उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। सामूहिक कन्या पूजन में कार्यक्रम में सीएम योगी धामी ने की शिरकत, जनता को किया संबोधित। लक्सर में 4 साल बेमिसाल सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में लखानपुर में ब्लॉक में मुख्यालय पर कई विभागों को अधिकारियों ने की शिरकत। गदरपुर में गैस किल्लत से रात भर कतार में लगी रही महिलाएं, प्रशासन की अपील, जल्द ही गैस की आपूर्ति होगी बहाल। डोईवाला में एनएलयू की मांग को लेकर के आंदोलन का 27वां दिन, आंदोलन हरक सिंह रावत में हुए शामिल। लक्सर में एक्शन बिजली कार्यालय का घेराव, किसान यूनियन बिजली के कार्यालय को घेरा, सर्च व भ्रष्टाचार में बंदी मांग। देहरादून में नवरात्रि की धूमधाम, मां कश्मांद्री दरबार में उमड़ी भोर, छठे दिन कपाट खुले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में गोरखनाथ स्वास्थ्य यात्रा में सम्मान समारोह में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। क्या कुछ है आपको सुनवाते हैं। मैं सबसे पहले भारत और नेपाल के मैत्री को और प्रगाढ़ करने के लिए गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा को आरंभ करने और सफलतापूर्वक उसके छठे संस्करण को भी आगे बढ़ाने के लिए नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उन सुदूर क्षेत्रों में जाकर के जहां पे कोई नहीं गया, वहां पहुंच करके अपनी संवेदना के माध्यम से उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ के इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी पदाधिकारियों का, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए पदाधिकारी और इसके साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों का हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज एक सुखद संजोग है और सुखद संजोग इस बात को लेकर के है कि जिस यात्रा को 2019 से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन संचालित कर रहा है, हमारे माननीय कृष्ण गोपाल जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा में उस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं यात्रा के दौरान हम सबको देने को मिलती है। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार में एक कार्यक्रम में गया था और वह कार्यक्रम वहां पर जो अपने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज की मूर्ति स्थापना के क्रम में मुझे जाना हुआ था। उस दौरान मुझे कुछ स्वयंसेवकों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब मैं वहां पर उन कार्यकर्ताओं को देखा जो कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की यात्रा में, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालु जनों को वहां पर निःशुल्क बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान बचती है। क्योंकि ऊंचाई पे होने के नाते, ऑक्सीजन की कमी होने के नाते बहुत बार उनके सामने संकट आता था। दुर्गम क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। आज वहां पर आपके मार्गदर्शन में एनएमओ के द्वारा वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हर जगह हॉस्पिटल बन गए हैं, आईसीयू की सुविधा हो गई है, डॉक्टर्स की उपलब्धता होती है, वॉलंटरी लोग वहां पर जाकर के दवा, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सभी
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होकर के सरकार के साथ सहयोग करके उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक सुखद अनुभूति, और जिस कार्य के लिए स्वास्थ्य सेवा जाना जाता है उसकी अनुभूति और उस कार्यक्रम को एक प्रकार से लीड करने का कार्य एनएमओ आज कर रहा है। यह एक सुखद अनुभूति हम सब देख करके होती है। बहन और भाइयों, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री को भी देखा है, पूरे कार्यक्रम को भी हम लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, और मुझे इस कार्यक्रम के साथ शुरू से ही जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो 7 हमारे जनपद हैं, महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बैराज और लखीमपुर खीरी, इनमें यात्रा चल रही थी और इस वर्ष पीलीभीत को भी साथ जोड़ा गया। यानी ये सभी 7 जनपद जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, इन सभी जनपदों को लेकर के आज ये यात्रा उन क्षेत्रों में जहां पे जनजातीय समाज रहता है, जहां पे जिनको किसी ने नहीं पूछा वह समाज रहता है, आज उनको वहां पर अपनी सेवा और अपनी संवेदना के माध्यम से, जो एक चिकित्सक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां पर आज स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा करके एक आत्मीयता का भाव पैदा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो काम हो रहा है, ये वास्तव में यही राष्ट्रभक्ति है और यही आत्मीयता उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ी हुई है। ये जो 7 जनपद है, लगभग 550 किलोमीटर से अधिक की हमारी सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है और ये 7 जनपद नेपाल के साथ हमारे लगे हुए हैं। आप याद करिए कि अगर उन सभी जनपदों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे धार्मिक संगठनों ने प्रारंभ में ही अपने कार्यक्रम को नहीं खड़ा किया होता, क्या हालात होते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे लखनऊ से सीएम योगी का संबोधन। अब खबरों में रुख करते हैं। खबर अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर भी देखने को मिला है। हल्द्वानी में होटल और ढाबे सहित स्ट्रीट फूड वेंडर और कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने की वजह से बेहद लोग परेशान हैं। कारोबारी, व्यापारी और मंडल के प्रतिनिधियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने भी गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए व्यवसाय चलाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन गैस के सिलेंडर के अभाव के कारण धीरे धीरे करके धंधा बंद होने के कगार पर है। एक और व्यापारी मंडल और व्यापारी परेशान है तो दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई SOP के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर के दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। धीरे धीरे यह प्रशासन सिलेंडर के बैकलॉग खत्म करने के अभी प्रयास कर रहा है। कमर्शियल सिलेंडर तो करीब 16 दिन से हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। डीजल भट्टी के द्वारा हम काम कर रहे हैं, लेकिन डीजल भट्टी में आवाज होने के कारण उसमें जो सिलेंडर में मजा है वो डीजल भट्टी में मजा नहीं है। डीजल भट्टी थोड़ा सा गैस की अपेक्षा थोड़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन हमें सुविधा गैस कमर्शियल गैस सिलेंडर की है। प्रशासन से अपील है कि हमारी तरफ ध्यान दें। देखिए, कल कुछ लोग आए थे जो खासकर रेस्टोरेंट स्वामी है या कैटरिंग जिनका व्यवसाय है, तो उनके द्वारा LPG में अपने लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की गई है। और इसमें चूंकि अभी राज्य सरकार ने भी एक SOP जारी की है जिसके अंतर्गत हर एक सेक्टर के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है और उसमें जितनी भी हमारी ऑयल कंपनीज हैं जो LPG सप्लाई करती हैं, चाहे वो इंडेन हो, BPCL और HPCL है, उनको उसी के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कल हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गए थे
कि आगामी 15 तारीख से हमारा रात का सीजन आने वाला है और सभी जो कैटरिंग इस लाइन का काम करते हैं कैटरिंग का, तो उन पर ये संकट आने वाला है गैस का, और गैस का संकट उसको आर्थिक संकट की ओर ले जाएगा, क्योंकि एक तो जो बुकिंगें ली हैं वो बहुत पहले की 6-6 7 महीने पहले की ली हैं। खबर गदरपुर से है, जहां पे घरेलू गैस की किल्लत ने आम जनता में खासकर से महिलाओं की परेशानी बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के से नाराज महिलाएं देर रात 3 बजे लंबी लंबी कतारों में खड़ी होने पर मजबूर हो गई। गदरपुर में गुलजार भोज में गैस को लेकर के उपभोक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। घंटों इंतजार के बावजूद भी गैस न मिलने से नाराज महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से गैस की सप्लाई बाधित है, जिससे रसोई का काम काज ठप है। वहीं खास तौर पे महिलाओं को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द गैस आपूर्ति को बहाल कराने की मांग की है, ताकि उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके। फिलहाल के लिए देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेता है, हालात कब समान होते हैं। 3-4 दिन से लग रही है और कहना सुबह 3 बजे से आज लाइन लगी हुई है और लोग लेडीज इतने परेशान है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं, किसी को खाना नहीं पहुंच रहा बन रहा है। और ये 3 बजे से लाइन, कल गैस की गाड़ी आई वो खेतों में बटी है गदरपुर के पास, अगर वो गाड़ी आती तो गैस की समस्या कम हो जाती है। और लोग 3 बजे से यहाँ लाइन में लगे, अब तक गाड़ी का कोई पता नहीं। और गाड़ी में आएंगे 50 सिलेंडर लगे हैं, 80-90 सिलेंडर, या तो बड़ी गाड़ी भेजी जाए कि वाले समस्या, एजेंसी वालों की सब ज्यादा डील हो रही है। डीएम साहब कहते घर घर गैस जाएगी। कोई छोटे बच्चे वाला है, कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी को दवा खानी है, किसी अकेला है, घर में कोई लेने वाला नहीं है। अब यहाँ हमको 10 12 दिन हो गए यहाँ सिलेंडर में, हम यहाँ लाइन लगा रखी सुबह 5 बजे 4 बजे से, क्या होगा इसका? आकर 3-4 दिन हो गए, रोज सुबह 3 बजे से आकर सिलेंडर लगाते हैं, नहीं आती है गाड़ी, वहीं उतर जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़कर आते हैं, उसके बाद में भी काम धाम वाले हैं, नहीं हो पाता है। बाल बच्चे ऐसे भूखे रह जा रहे हैं सिलेंडर के बगैर। खबर लक्सर से है। खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर सरकार के 4 साल बेमिसाल की थीम पर आयोजित सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम में राजस्व विभाग व कृषि विभाग, बिजली, पेयजल और पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान खानपुर में क्षेत्र के 23 पंचायतों से आए ग्रामीणों अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या भी रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने बताया कि कार्यक्रम में सरकार के 4 साल के तमाम उपलब्धियों को सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं, विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि समस्याएं भी सुनी गई हैं, जिसमें उन पर तुरंत निस्तारण करने का भी किया। मौके पर संबंधित विभाग ने अधिकारियों को समय से रहते निस्तारण के आदेश दिए। ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि मनीष चौधरी ने कहा कि सरकार अनेक विकास योजनाएं लागू कर प्रदेश के विकास के साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी अब सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा और खानपुर में क्षेत्र के तमाम लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना गया। देखिए, आज ब्लॉक खानपुर में जन जन की सरकार और सरकार के 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें आम जनमानस ने और खासकर मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबकी जानकारी सभी जो यहाँ पर आई जनता है उनको दी गई। देखिए, जो सरकार के कार्यक्रम है 4 साल बेमिसाल, इसमें पहली बात तो जानकारी दी कि सरकार ने 4 साल में कौन कौन से अहम जो कार्य करे हैं यहाँ मतलब लोगों के हित के लिए, एक तो उनकी जानकारी दी। दूसरी बात, हमारे जो कम से कम 20 स्टॉल विभिन्न उसके लगे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले कि सरकार द्वारा क्या क्या लाभ उन्हें मिल सकता है। खबर कोट द्वार से है, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास नेगी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल कार्यकाल के भले ही भाजपा बेमिसाल बता रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।
नेगी ने बताया कि आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था कमज़ोर हुई है और अपराध की घटनाएं लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल प्रचार प्रसार के में व्यस्त है, जबकि आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री अमित जी की जिम्मेदारी है कि वह मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था प्रभावी नियंत्रण नहीं देखा जा रहा, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस सरकार से मांग की कि वह कानून व्यवस्था के मजबूत कराने के लिए ठोस कदम और जनता को सुरक्षित माहौल में प्रदान करे। वहीं भाजपा की सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल को देते हुए उपलब्धियों को से जिससे राजनीतिक माहौल बयानबाजी तेज हो गई है। 4 साल हम तो कहेंगे फेल सरकार इसलिए कहेंगे, लगातार चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चाहे हम खनन की बात की जाए, चाहे आबकारी, लगातार आप देखिए पूरे सारे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को सबसे पहले अगर हम कहें सरकार का सबसे मूल कर्तव्य जो होता है वो है आम नागरिक की सुरक्षा। तो वहाँ पर सरकार सबसे पहले फेल हो चुकी है और वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। खबर देहरादून से है। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 काल में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। फरवरी और मार्च के लिए या 10,000 से अधिक लाभार्थियों को राशि दी गई है। सरकार का कहना है कि ज़रूरतमंद बच्चों के तहत समय पर सहायता पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5,057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश की माता इंदिरा हृदयेश के 50वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस स्वराज आश्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य व हल्द्वानी के विकास की इंदिरा जी की योगदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड में राजनीतिक इंदिरा जी का कोई भी शानी नहीं है। उनके द्वारा यह विकास कार्य के बाद आज जनता याद करती है और जो उनके अधूरे सपने छूटे हुए थे उन्हें सुमित हृदयेश पूरा करने के लिए दिन रात जनता के बीच सेवा कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उनकी माता के द्वारा जनता की सेवा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उन्हीं की ही देन है। इसके अलावा वह जू और ISBT की भी बताती हैं। भावनाएं सबकी भावनाएं, कोई मेरी अकेली नहीं है। और शहर के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, उनको जो सानिध्य उनका मिला और जो साथ उन्होंने दिया और जिसका साथ देती थी, खुल के साथ देती थी, ये बात किसी से कभी छुपी नहीं और सही को सही और गलत को गलत कहने वाली थी। और राजनीतिक शैली और कौशल जो उनका था वैसे किसी से भी नहीं छुपा है। तो आज उनकी जयंती है, स्वराज आश्रम में कार्यक्रम है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग जो आए हैं। और उनकी याद को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उनका जो तरीका था या बताया हुआ रास्ता था उस पर हम चल सकें। देखिए,
श्रीमती इंदिरा हृदय जी का योगदान अविस्मरणीय है। हमने उन्हें करीब से देखा है उत्तराखंड की विधानसभा में, चाहे वित्त मंत्री के रूप में हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो। उन्हें अपनी योग्यता से, काबिलियत से और अपनी प्रतिभा से समाज को और उत्तराखंड को नई दिशा दी। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में फर्जी जमानतियों के नेटवर्क का खुलासा होने के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की मौत हो गई। वहीं रोशनाबाद स्थित में जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान फर्जी जमानत का संगठित नेटवर्क का उजागर हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने के आदेश पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय एक अभियुक्त अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। इसी घटना से हड़कंप मच गया और इस मामले को लेकर के कई सवाल खड़े हो गया। क्या पुलिस ने मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन भी जारी रही। महासंघ ने 27 सूत्री लंबित मांगों के समाधान को होने के विरोध में हड़ताल शुरू की है। मंडल अध्यक्ष एस डगवाल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंताओं के ने वेतन विसंगति को करना है व पदोन्नति में ठहराव समाप्त कर डिप्लोमा इंजीनियर को न्यूनतम 3 पदोन्नति देना है और उत्तराखंड के पेयजल के व जल संस्थान व एकीकरण की उनकी प्रमुख मांगे हैं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में शासन स्तर पर कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला, जिससे महासंघ आक्रोश में है। महासंघ ने चेतावनी देते हुए हड़ताल के कारण जनता में होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारी कल शासन में वार्ता भी थी और हमारी वार्ता विफल हो चुकी है। शासन द्वारा फिर भी हठधर्मिता यहाँ पर अपनाई जा रही है। हमारी मुख्य मांगे हैं, हम कह रहे भाई 2006 से हमारे साथी को 4600 ग्रेड वेतन दें आप, क्योंकि आपकी जो कमी थी वो जो शासन के द्वारा ही जो नीचे हमारे ड्राफ्टमैन थे उनको 4600 ग्रेड पे 2002 से दिया जा रहा था और हमारे कनिष्ठ अभियंता थे उनको हम 2006 से 4600 की मांग कर रहे हैं और हमारे जो प्रथम एसीपी 10 साल है 5400 पूर्व से भी दी जा रही थी, लेकिन हम वर्तमान में कह रहे हुए हमारे 2014 के बाद वाले जो भी हमारे साथी इस विभाग में आए हैं उनको ये प्रथम एसीपी के रूप में 5400 ग्रेड पे दिया जाना है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में महिलाओं के लिए खोले जाने वाले कॉलेजों की भूमि पर मिलने वाली 50% छूट के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में खंडपीठ ने सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिया कि इस संबंध में पहले भी भेजे गए पात्रों में 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले निदेशक व उच्च शिक्षा के ने 2 बार पत्र भेज करके यह कहा था कि भूमि पर मिलने वाली छूट नहीं मिल रही है, जिससे महिलाओं में कॉलेज खोलने में दिक्कत आ रही है। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह मामला विचाराधीन है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद में कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए सचिव शिक्षा को निर्धारित समय पर निर्णय लेने के निर्देश दे दिए। हमने याचिका प्रस्तुत करी थी, एक पीआईएल डाली थी हमने शूरवीर सिंह के नाम से। उसमें हमने ये पीआईएल डाली थी उसमें कि जो लैंड डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं जब कोई कॉलेज खुलता है उत्तराखंड में, स्टेट ऑफ यूपी था, तो यूपी से तो लैंड स्टैंडर्ड्स हमने अडॉप्ट करे थे 1997 के। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज होते हैं वो लैंड अमेंडमेंट स्टैंडर्ड। तो जितने भी जब लैंड डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड जब वो होते रहे तो उसमें एक क्लॉज उसमें सब में था कि अगर कोई वुमेन का कोई कॉलेज खोलेंगे हमारी स्टेट में तो उसमें 50% लैंड डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स का रिलैक्सेशन है। कि जैसे मैं देती हूँ, अगर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इन्होंने दे दिया
कि इसमें खोलना है, तो लड़कियों को 5000 स्क्वायर किलोमीटर खोल सकती थी वो अपना कॉलेज। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।